ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, तुम भी उठो, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। आपने जो अपना जहन पढ़ाई की तरफ लगा दिया है, आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक सिस्टम है जो चाहता है कि आपका जहन उससे हटे और आप अपना सारा जहन इधर लगा दें ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा ना बन सकें। मुझे आज भी याद है, हमारे पंजाब का हमारा एक साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजा वड़िंग। उसका भाषण सुनना, सरदार है वो, उसने कितनी असरदार बात कही है। मुझे फख्र है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर, भले ही उसको पामाल करने की कितनी साजिशें की जाएं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं, इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, और आप डरने वाले लोग भी नहीं हैं। मैं तो अलल ऐलान देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास हैं। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती, और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी। तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे? नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून अवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और यह कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादत गाहों के खिलाफ, आपकी
दरसगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं, हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्फ की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्फ में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो हैं, ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो इनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है, जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, बावाज़े बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं जिस पार्टी से आता हूं, उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। कोई हुकूमत, कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती।